नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग हिंदी फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट ईयर जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी सबके लिए सेम होता है, उसके अध्याय 2 यूनिट फर्स्ट के अध्याय 2 जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी, जिसके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद्र जी, उसके पाठ परिचय और सारांश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू पर वीडियो लाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने कवि परिचय यानी कि प्रेमचंद्र जी के बारे में पढ़ चुका है, उसके एमसीक्यू वीडियो पर भी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसकी वो जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है। वाजिद अली शाह का समय था। उस टाइम पे जिस टाइम पे कविता प्रेमचंद्र जी ने लिखी थी, लखनऊ के तख्त में वाजिद अली शाह जी का शासन था। वो इस टाइम के शहंशाह थे। वाजिद अली शाह का उस टाइम पे समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। लखनऊ जो था वो विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। विलासिता का अर्थ होता है शान, शौकत, सुख। इन सब चीज़ों में लखनऊ एकदम से डूबा हुआ था। छोटे हों या बड़े हों, जो उम्र में छोटे होते वो सही, वो भी जो बड़े होते उम्र में वो हों, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी विलासिता में डूबे हुए थे, सभी शान शौकत में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजालिस सजाता था। नृत्य और गान की कोई जो होता था, नृत्य और गान की मजालिस का अर्थ होता है बैठक। कोई नृत्य और गान की बैठक सजाता था, तो कोई अफीम के पिनक ही में मज़े लेता था। कुछ कुछ लोग जो थे वो अफीम के ही पी करके उसके मज़े में एकदम से धुत रहते थे उसी चीज़ में। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। आमोद प्रमोद का होता है कि जीवन के जो जितने भी विभाग थे सभी में आमोद प्रमोद का अर्थ होता है मौज मस्तियाँ, सभी में एकदम प्राधान्य थी। शासन विभाग हो, चाहे साहित्य क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक अवस्था हो, चाहे कला कौशल्य में हो, उद्योग धंधों में हो, आहार व्यवहार में हो, हर जगह विलासिता व्याप्त थी। हर जगह शान शौकत एकदम से व्याप्त थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, राज कर्मचारी अपने विषय वासना में और पाने की लालसा में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कविगण तो हमेशा प्रेम और विरह यानी अलग होना जो चाहते हैं उसी का वर्णन करने में, कारीगर कलावत्तु और चिकन बनाने में। कारीगर जो थे कलावत्तु यानी कुछ एक तार टाइप का होता है सोने को, जिसके बनाने में या फिर चिकन बनाने में व्यस्त रहते थे। व्यवसायी सुरमे, सुरमा यानी काजल होता है। इत्र यानी जो हम लोग सेंट लगाते हैं स्प्रे, वो होता है। मिस्सी और उबटन, उबटन जो होता है लेप वगैरह लगाए जाते हैं, उन सबको रोजगार करने में एकदम से लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। सभी की आंखों में विलासिता यानी शान शौकत का मद छाया था। सभी की आंखों में एकदम पट्टी छाई हुई थी शान शौकत की। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर ही नहीं थी। संसार से कोई मतलब ही नहीं था इन सबके अपने आगे, इसकी किसी को खबर नहीं थी। वटेर लड़ रहे थे। वटेर जो होते हैं जंगली पक्षी होते हैं जो आपस में लड़ाई करते हैं। तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बंदी जा रही थी। तीतर जो होते हैं तो जो इनके रखवाले होते हैं वो तीतर हमेशा लड़ाई करवाते थे पहले के ज़माने में। अभी तो गैर कानूनी है, पर पहलों के ज़माने में तीतरों के लिए जो उनके मालिक रहते थे उनमें लड़ाई करवाते थे। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते थे उनकी लड़ाई के लिए, जो भी जीतता था ऐसा कुछ होता था। तीतरों की लड़ाई की पाली बांधी जा रही थी। कहीं चौरस बिछी हुई थी। चौरस भी एक गेम होता है तो उसको भी कहीं बिछा करके लोग खेल रहे थे। चारों तरफ पहवारा यानी कि चारों तरफ जो था शान शौकत थी। शान शौकत का शोर मचा हुआ था। कहीं संग्राम का घोर, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ था, तो कहीं लोग शतरंज खेल रहे थे उसके घोर संगम में ही छिड़े हुए थे। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। जो राजा तो थे ही, रंग यानी कि जो सेना लोग थी वो सारे लोग इसी मस्ती में एकदम धुन थे, इसी मस्त मगन थे। सब लोग मौज मस्ती में थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते थे वे जब वो रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मदक पीते थे। जब इन लोगों को पैसे मिलते थे फकीर लोगों को, तो क्या करते थे फकीर ना, पैसे मिलते थे वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते और मदक पीते। मतलब वो लोग रोटियां नहीं लेते थे, या तो वो लोग क्या करते थे अफीम पीते थे या फिर मदक पीते थे। पैसे मिले तो रोटियां ना लेकर के अफीम मदक पीते थे। शतरंज, शतरंज हो गया, गांजा हो गया, कंचीसा हो गया, खेलने में तीव्र बुद्धि होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदे मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलों
जोरों के साथ पीस की जाती है। साम्राज्य के लोगों का अब भी खाली नहीं है। मतलब इस संप्रदाय के लोग क्या समझते थे कि शतरंज जो थी, शतरंज या ताश गजीसा खेलने से हमारी बुद्धि जो होती है वो तीव्र होती है, हमारी विचार शक्ति होती है वो बढ़ती है, उसका विकास होता है। पेचीदा मसला, कोई कोई मसला होता है जो बहुत पेचीदा हो जाता है, मतलब बहुत उलझा हुआ हो जाता है, उसको सुलझाने की आदत पड़ जाती है। ये उस टाइम उस संप्रदाय के लोग यही समझते थे। तो हमारे आ जाते हैं इसके बाद हमारे मुख्य, इसके जो मुख्य जो केंद्रित है जिसके ऊपर कहानी, मिर्जा। इसलिए अगर मिर्जा सज्जद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो वो क्या विचारशील, किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। तो यहाँ पर ये मतलब है कि जो हमारे कहानी के मुख्य पात्र हैं मिर्जा सज्जद अली और मीन रोशन अली, वह अधिकांश टाइम क्या करते थे, शतरंज खेलते थे। तो अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में, वो अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में लगे रहते थे। उस संप्रदाय के जो भी लोग थे, विचारशील व्यक्ति थे, पुरुष थे, तो उनको क्या आपत्ति हो सकती है कि कोई अपनी बुद्धि तेज करने में, अपनी बुद्धि का विकास करने में, पेचीदा मसलों को सुलझाने में लगा हो, मतलब उसको आदत पड़ रही हो चीजों की, तो उसको क्या आपत्ति हो सकती है। कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं। दोनों के पास क्या था, मौरूसी जागीरों का अर्थ होता है कि जो उनके बाबा दादा लोग बना के गए थे वो सारी ज़मीनें थीं, जागीरें थी, धन संपत्ति था। जीविका की उनको कोई चिंता ही नहीं थी कि क्या कमाना क्या खाना, इन सबकी कोई उनको चिंता ना थी कि घर में बैठे चौखटिया करते, आखिर और करते ही क्या। सारी चीज़ें बना के गए थे तो उनको कोई दिक्कत तो थी नहीं, एकदम से नवाब थे ही, नवाब थे तो अमीर तो थे ही, कोई दिक्कत थी नहीं। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछा कर बैठ जाते, मतलब बैठने वाली जो चीज़ थी उसको बिछा करके बैठ जाते, फिर मोहरे सज जाती और लड़ाई के दांवपेच होने लगते थे। ऐसे बिछा करके बैठ जाते, फिर उसके बाद लड़ाई की दांवपेच शुरू हो जाती थी। फिर खबर ना होती कि कब दोपहर हो गई, कब तीसरा पहर हो गया, कब शाम हो गई। जब ये लोग दोनों नाश्ता वास्ता करके अच्छे से बैठ जाते थे खेलने, तो इनको खबर नहीं होती थी कि कब दोपहर हो गई, कब तीसरा पहर हो गया, कब शाम हो गई। घर के भीतर जो थे नौकर नौकरानियां थी, जो पत्नियां थी, वो सब बुलावा आता कि खाना तैयार है, खा लीजिए। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं। दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान जो होता है वो खाने, जब खाना खाने बैठते हैं तो कुछ भी बिछाने वाली चीज जो होती है, दस्तरखान बिछाओ हम लोग आते हैं। यहाँ तक कि बावर्ची जो थे, बावर्ची होते हैं खाना बनाने वाले, विवश होके कमरे में ही खाना रख जाते थे। इतना विवश हो गए थे सारे लोग इनके शतरंज के खेल से कि बावर्ची भी खाना रख जाते थे और दोनों मित्र काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जद अली, किसके घर में, मिर्जा सज्जद अली के घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग ना था, इसीलिए उन्हीं के दीवान खान में बाजियां होती थी। अब बूढ़ा बुजुर्ग होता है एक बार तो मना करता है कि ये मत करो पूरा टाइम, तो कोई नहीं था, इसलिए बस उन्हीं के घर में बाजियां बिजती थी। मगर यह बात ना थी कि मिर्जा के घर में और लोग इनके व्यवहार से खुश थे। पर ऐसा भी नहीं था कि इस चीज से मिर्जा के और घर जो थे, नौकर रानियां, बाबरची और पत्नी जो थी उनकी, तो इस चीज से खुश है, वो लोग इस व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। घर वालों का तो कहना ही क्या, घर वालों का तो कहना ही क्या, वो तो परेशान थे ही, साथ साथ मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक इस नृत्य देशपूर्ण टिप्पणियां करे करते, मतलब टिप्पणियां द्वेषपूर्ण यानी बुरी बुरी टिप्पणियां करते थे। बड़ा मनहूस खेल है यह, एक शैतानी खेल है, बड़ा मनहूस खेल है। शतरंज के खेल को लोग क्या बोलते थे, बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े, मतलब भगवान ना करे कि कभी इसको किसी की लत लगे। आदमी दीन दुनिया किसी काम का नहीं रहता, ना तो आदमी घर का रह जाता है, ना तो बाहर का रह जाता है, ना तो घर का ना घाट का, ना तो घर से कोई मतलब रह जाता है, ना तो बाहरी दुनिया से कोई मतलब रह जाता है। यह एक बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की जो बेगम साहिबा थी, इससे इतना द्वेष था कि अक्सर खोज खोज कर पति से लड़ती रहती थी। इतना उनको मतलब गुस्सा आती थी इस चीज से, इतना ज्यादा वो था कि वो हमेशा अक्सर खोज खोज करके लड़ती रहती थी। पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से ही मिलता था, क्योंकि वो सारा टाइम तो खेलते ही रहते थे। वह सोती रहती थी, मतलब बेगम साहिबा जो थी मिर्जा जी की, वो हमेशा सोती ही रहती थी। तब तक बात भी बिछ जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर आते, जब वो रात में सो जाती थी तब तो मिर्जा जी घर आते थे। हाँ, नौकर पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। अब एक पत्नी है, उसको गुस्सा आएगा तो नौकरों पर ही चिल्लाती रहती थी, अपना गुस्सा उतारती रहती थी। जब कुछ भी वो मंगाते, क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर के ले जाएं। उनकी पत्नी बोलती थी कि पान मंगाए हैं, जा करके बोल दो कि आकर के ले जाएं।
खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, उनको खाने तक की फुर्सत नहीं है, जाओ ये ले जाकर के खाना उनके सिर पर पटक दो, चाहे वो खाएं चाहे कुत्तों को खिलाएं। पर रूबरू वह कुछ ना कह सकती थी। अब क्योंकि पत्नी थी उस टाइम पे, थोड़ा वो ही था कि मानते थे कि वो थोड़ा अंदर रहना, ये सारी चीजें थी, तो उस टाइम पे वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल ना था। ऐसा बोला जाता है ना कि घर के लोगों से जो होते वो बाहरी लोगों से नहीं होते, उनको उतने पति से अपना उतना कष्ट नहीं था जितना कि मीर साहब से था। मीर साहब से क्यों था? उन्होंने उनका नाम बिगाड़ू रख छोड़ा था। उन्होंने वो मीर साहब को बिगाड़ू बोलती थी, बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के ही सर पर थोप देते थे। मिर्जा जी जो थे अपनी बेगम से सफाई देने के लिए अपनी सारा इल्जाम जो था कि यही खेलने आता है, यही सारी चीजें करता है, तो ये सारा इल्जाम थोप देती थी, इसलिए उनको चिढ़ मचती थी उनसे। एक दिन की बात है, एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लो। अपनी नौकरानी जिसका नाम लौंडी था, जिसे हिरिया भी बोलते हैं आगे चल करके, हिरिया भी था, लौंडी उसी को ही बोलते थे। बेगम साहिबा के सर में क्या होने लगा? दर्द होने लगा। तो उन्होंने लौंडी को बोला कि जाकर के मिर्जा साहब को बुला लाओ, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं, किसी हकीम के यहाँ से जाकर के दवा लाई, दौड़ जल्दी कर। उन्होंने बोला बेगम साहिबा में, दौड़ कर जा और उनको बता दे कि किसी हकीम के यहाँ से दवा लेके आए, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। मिर्जा जी तो अपने गेम में लगे हुए थे, उन्होंने बोला चलो अभी आते हैं। बेगम साहिबा का मिजाज तो गर्म था, गुस्सैल थी थोड़ा। इतनी ताव कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो रहा है और पति शतरंज का खेलता रहे, शतरंज ही खेलता रहे। पति तो इतना शतरंज में व्यस्त था। चेहरा सुर्ख हो गया, एकदम चेहरा गुस्से से एकदम भरा हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो आप भी हकीम के यहाँ चली जाएंगी। नहीं तो वह अपने आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मतलब पहले के जमाने में क्या था, पर्दा वगैरह था, तो औरतें जो थी वो नहीं जाती थी मोस्टली, और ये मुसलमान थे तो और था, ये सारी चीजें तो नहीं जाती थी। तो इतना ताव कहाँ के उनके सिर सिर में दर्द हो, तो चाहे वो बोलती कि जाकर के बोल दे हिरिया इनको, लौंडी हिरिया जो भी है, अब बोल दो इनको कि आ जाए, नहीं तो मैं खुद से ही चली जाऊंगी हकीम के यहाँ दवाई कराने। हकीम यानी डॉक्टर, जो गांव कस्बे में रहते हैं उन्हीं को हकीम बोला जाता था। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्पबाजी खेल रहे थे, इधर साइड मिर्जा जी की बड़ी दिलचस्पबाजी चल रही थी। दो ही किस्तों में मीर साहब की मौत हुई जाती थी, मतलब दो बार चलने पर मीर साहब मरने वाले थे, मीर साहब मरने वाले थे। तो एकदम दिलचस्पबाजी थी ही। झुझला कर बोले, ऐसा क्या, ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? उन्होंने बोला, मिर्जा साहब ने, क्या मरने वाली ही है कि थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती हैं? कुछ वक्त के लिए बोल दो, रुक जाएं, आते हैं हम, दो बाजी बची हुई हैं, इसके बाद तो उनके वही हो जाएगी, माथी हो जाएगी। मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें थोड़ी नाजुक मिजाज की होती हैं। मीर साहब बोलते हैं, अरे थोड़ा जाकर सुनाइए ना, औरतें जो होती थोड़ा नाजुक मिजाज की होती हैं। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं, दो किस्तों में आपकी मौत जो होनी है। मिर्जा साहब बोलते हैं, क्यों ना चला जाऊं, जो अब दो किस्तों में आप मर जाएंगे। मीर, जनाब इस भरोसे में ना रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रहें और मात हो जाएं, पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखा रहा है। मीर साहब उनका समझाते हैं, जाइए सुनाए, क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा। मिर्जा, इसी बात पर तो मात करके ही जाऊंगा। मिर्जा साहब को तो एकदम लगा था मात करके ही जाऊं। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द कुछ खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का एक बहाना ही है। मीर, कुछ भी हो उनके खातिर तो करना ही पड़ेगा। मिर्जा, अच्छा एक चाल चलूं? मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन के ना आएंगे मैं मोहरों में हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरिया बदल कर, अपने तेवर जो होते वो बदल कर कही, लेकिन कहराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज, कोई तुम जैसा आदमी हो। वो एकदम गुस्से में अपना तेवर बदलते हुए बोलती हैं, एकदम कहराते हुए, क्योंकि सर भी दर्द हो रहा था। तुम्हें निगौड़ी ये शैतान का खेल शतरंज इतनी प्यारी है कि चाहे मैं मर जाऊं पर तुमको उठने का नाम ही नहीं लेते, तुमको कोई खबर चिंता ही नहीं है, तुम जैसा आदमी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। गुस्सा करते हुए बोलती हैं। मिर्जा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आए। और मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए मीर साहब पर फिर से इल्जाम लगाते हुए बोलते हैं, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या, जैसे वह निखट्टू है वैसे सबको समझता है,
उनके भी तो बाल बच्चे होंगे या सबका सफाया कर डाला। बेगम जी गुस्से में बोलती हैं, वह खुद तो निखट्टू है ही, मतलब निखट्टू यानी घर में बैठता रहता है, जो कामचोर वगैरह होते हैं उसको बोला जाता है। वैसे वो सबको समझने लगा है, उसके बाल बच्चे होंगे ना, या आखिर सबका सफाया ही कर डाला। मिर्जा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है, उन पर इल्जाम लगाते हुए मिर्जा साहब। बेगम, धुतकार क्यों नहीं देते? मिर्जा, बराबर के आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 आंगुल ऊंचे हैं, मुलाहिज करना ही पड़ता है। मतलब उन्होंने समझाते हुए बोला बराबर के आदमी, मतलब नवाब दोनों थे, कास्ट सेम थी, नवाब थे, उम्र में भी सेम थे, दर्जे में वो भी बराबर थे, सारी चीजें। तो मुजालिज यानी कि उनको सम्मान तो देना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही धुतकार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे तो हो जाएं, कौन किसी की रोटियां चला देता है, रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, अब तशरीफ ले जाइए। बेगम साहब करती हैं कि मैं ही धुतकार देती हूँ, जब तुमको नहीं भगाना है तो मैं ही भगा देती हूँ, नाराज हो जाएंगे तो हो जाएं, कौन किसकी रोटी चला रहा है, कौन किसको रोटी खिलाता है, रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी। हरिया हरिया अपनी लौंडी को बोलती है, जब बाहर जाके शतरंज को उठा ला और मीर साहब से कह देना कि मियाँ अब नहीं खेलेंगे, अब आप जाइए यहाँ से, तशरीफ यानी कि चले जाइए, तशरीफ ले जाइए। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर, हरिया कहाँ जाती है? तो मिर्जा साहब समझाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा मत करना, ये गलत बात होती है, तुम मुझे उनके सामने बेइज्जत करना चाहती हो, जलील करते होते हैं, बेइज्जत करना चाहती हो क्या? ठहर हिरिया, मत जा तू। बेगम, जाने क्यों नहीं देती, मेरा ही खून पिए जो उसे रोके, अच्छा उसे रोको, मुझे रोको तो जानूं, उसे तो रोक लोगे पर मुझे रोक करके दिखाओ, मिर्जा को बोलती हैं उनकी बेगम। यह कर कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली, एकदम गुस्से में दीवान खाने की तरफ जाते हुए। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, अब तो मिर्जा का रंग उड़ गया कि अब क्या बोला जाएगा। बीवी की मिन्नतें करने लगा कि खुदा के लिए तुम्हें हुजरत हुसैन की कसम, उनके भगवान वगैरह जो होते हैं हुजरत हुसैन वो होते हैं, तो उनकी कसम है कि मेरी ही मैयत देखें जो उधर जाए, मैयत यानी कि मरा हुआ मुंह जो होता है वो देखने के बाद मेरा उधर मत जाओ। लेकिन बेगम साहिबा किसकी मानेंगी? बेगम एक न मानी, दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बद से गए। उस टाइम पे यही था कि पर पुरुष यानी कि दूसरे मर्द जो होते हैं उनके सामने जाते हुए एकदम पैर उनके बद से गए, वो नहीं गई। फिर भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था, उन्होंने दीवान खाने के गेट से ही भीतर झांका तो मीर साहब जो थे वहां नहीं थे, कमरा खाली था। मीर साहब ने एक दो मुहरे उधर उधर कर दिया था, मीर साहब तो दोनों का गेम चल रहा था, मीर साहब जो थे उन्होंने एक आध दो मुहरे उधर उधर कर दिया था, और अपनी सफाई के लिए कि मैंने नहीं किया, वो बाहर टहलने चले गए थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। बेगम जी अंदर पहुंच गई और वहां पर बाजी उलट दी, जो बाजी रखी हुई थी शतरंज की उसको एकदम से फेंक फाक दिया। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दी, कुछ बाहर, कुछ किवाड़ के अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर ही थे, मोहरे बाहर फेंक जाते देखा तो चूड़ियों की झनक भी उनके कानों पर गई। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई हैं, चुपके से घर की राह ले लो, नहीं तो हो गया कयामत आ सकती है। मिर्जा ने कहा, तुमने तो गजब कर दिया भाई। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी, इतनी लौ खुदा से लगता तो वही वली हो जाते। आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर पकाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तमल्लू है? तो उनको झुझलाते हुए बोलती है कि अब जाओगे? आप तो शतरंज खेलते हो मस्त और मैं इधर चूल्हे चक्के की टेंशन में रहूं। मिर्जा, घर से निकले तो हकीम के घर जाने के लिए, पर बदले में पहुंच गए मीर साहब के घर। सारा वृत्तांत कहा, मतलब ये जो चीजें हुई, झूठा सही जो जो था वो बताया। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आके देखा तभी ताड़ गया, तभी समझ गया, वहां से फौरन भागा। बड़ी गुस्से वाली मालूम होती हैं आपकी बेगम, मगर आपने ही उन्हें यहाँ सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हों क्या सरोकार, मतलब मीर साहब भी बोलते हुए, ये सारी चीजें उनकी बातें होती हैं। मिर्जा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा? मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यही जमे। तो मीर साहब बोलते, इतना बड़ा तो घर है, कहीं भी हो जाएगा खेलने का जुगाड़। मिर्जा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा, घर पर बैठा रहता था तब तो इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेंगी।
अपनी टेंशन में, क्योंकि गुस्सैल प्रवृत्ति की थी बेगम साहिबा को कैसे ही मनाऊंगा। घर पर रहता था तब तो इतना बिगड़ती थी, अब यहाँ पर अगर आपके घर में बैठक लगेगी तो शायद मेरे को जिंदा ही ना छोड़े, मार ही डाले। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए, थोड़ा संभल कर चीजें करिए, थोड़ा बहुत जो है। उसके बाद मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी। जो मीर साहब की बेगम थी, बेगम का अर्थ होता है पत्नी, जो थी वो मतलब कोई कारण था जिस कारण से मीर साहब से दूर रहते थे तो अच्छा समझती थी। इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम में कभी आलोचना नहीं करती, मतलब कभी कुछ नहीं बोलती थी उनके शतरंज खेलने से। बल्कि कभी कभी होता था कि मीर साहब को देर हो जाती थी खेलते खेलते, तो वो याद दिला देती थी कि थोड़ी देर हो गई है। इन कारण से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी पत्नी अत्यंत विनयशील और गंभीर है। मतलब उनको एक भ्रम हो गया था ऐसा कि मेरी पत्नी जो है अत्यंत विनयशील है और गंभीर है, बातों को समझती है। लेकिन जब दीवान खाने में भी शांत स्थिर लगे, वो हो गया लड़ाई दंगा, तो मीर साहब के घर में वो होने लगा, तो मीर साहब दिन भर घर में ही रहने लगते थे, तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगता था। मतलब अफवाह ऐसी उड़ाई जाती थी कि मीर साहब की जो बेगम है उसका कहीं दूर कोई दूसरे लोगों से संबंध है उनका, इसलिए वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए, जब मीर साहब नहीं रहते थे वो ठीक लगता था। तो जब घर में रहने लगे मीर साहब, तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा, उनकी स्वाधीनता में बाधा आ पड़ी। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती थी वो, अब दिन भर दरवाजे पर झांकने के लिए तरस जाती थी वो। उधर नौकरों में भी खाना फूसी होने लगी, उधर नौकर भी बातचीत करने लगे। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे, अभी तक तो कुछ काम नहीं था, दिन भर मक्खियां मारा करते थे। घर में कोई आए जाए उनसे कुछ मतलब ना था, घर में कोई आए जाए क्या मतलब होता था। जब आठों पहर धौंस हो गई है, पान लाने का हुक्म होता तो कभी कुछ लाने का, और हुक्म तो किसी प्रेमी के भांति नृत्य का जलना भरता था। मतलब वो आराम से बैठे पड़े रहते थे, उनको कोई दिक्कत थी ही नहीं, तो उनको दिक्कत होने लग गई थी कि पूरा दिन काम करना पड़ता है, ये है वो है, तो इसलिए उनको थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी इन सब चीज़ों के, मेयर साहब के घर में रहने से सभी को ही लगभग दिक्कत होने लग गई थी। वे बेगम साहिबा से जा जाकर कहते, वे बेगम से हर बार जा जाकर कहते, वे बेगम साहिबा से जा जाकर कहते, हुजूर मियाँ शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई, ये शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई है, दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं। यह भी कोई खेल है क्या? सुबह बैठो तो शाम कर देते, सुबह से खेलते खेलते शाम कर देते हैं। इंसान जो होता है घड़ी आधे घंटे अपना दिल बहलाने के लिए, मन बदलने के लिए खेल खेलना बहुत, मतलब खेल खेल लेता है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं है, हुजूर के गुलाम है, मतलब एकदम मस्करा लगाते हुए बोलते हैं, हम तो हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही जाएंगे, बज ही जाएंगे, बुलाएंगे बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल बड़ा मनहूस है, मगर ये जो खेल है वो बहुत ही मनहूस है, अच्छा नहीं है, ऐसे वो लोग बोलते रहते थे पूरा टाइम। इसको खेलने वाला जो इंसान होता है पनपता नहीं है, इसका मतलब होता है इसको खेलने वाला इंसान पनपता नहीं है, मतलब बढ़ नहीं पाता, उसका विकास नहीं हो पाता। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है, घर पर कोई ना कोई आफत आती ही रहती है, यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले तबाह होते हुए देखे गए हैं। एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते, मतलब सबको आदत ही लगने जाती है। सारे मोहल्ले में यही चर्चा रहती थी, सारे मोहल्ले में बस यही बात रहती थी, हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की कोई बुराई करता है तो सुन सुनकर अच्छा नहीं लगता। मतलब आका यानी कि जो नवाब होते हैं, उनको जो नौकर वगैरह थे वो आका बोलते थे, तो बुराई सुन सुनकर अच्छा भी नहीं लगता। मगर क्या करें, इस पर बेगम साहिबा कहती हैं तो खुद इसको पसंद नहीं करते, मैं तो खुद ही इसको नहीं पसंद करती, बेगम साहिबा बोलती हैं, पर क्या करें, किसी की सुनते ही नहीं तो क्या किया जाए, जब ये किसी की सुनते नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। मोहल्ले में भी 2-4 पुराने जमाने के लोग थे, आपस में भली भांति के अमलगल कमनाएं करते रहते। अब खैरियत नहीं, जब रसोई का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज या बादशाह हाथों में तबाह कर सकते हैं। मोहल्ले में 2-4
पुराने ज़माने के लोगों को था, आपस में भाली-भाँति वो लोग करते रहते, वही चीज़ें करते रहते थे। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, राज्य में थोड़ा बहुत क्या था, दिक्कतें आ रही थी। प्रजा को जो था दिन दहाड़े लूटा जा रहा था, कोई फरियाद सुनने वाला था ही नहीं। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची आती थी और वह व्यवसायों में, भांडों में, विलासिता के अन्य अंगों में पूर्ति में उड़ी जा रही थी। हर चीज़ जब जो लखनऊ की जो वो आती थी, लखनऊ की जो विलासिता थी, वो सारी चीज़ें विलासिता यानी सुख संपत्ति सब में उड़ी जा रही थी। अंग्रेजी कंपनी का ऋण जो था वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अंग्रेजी कंपनी का जो ऋण था, कर्जा था, वो दिन ब दिन वो बढ़ाते ही जाती रहती थी। कमली दिन दिन भर भीग कर भारी बरसित होती थी। देश में सुव्यवस्था ना होने के कारण वार्षिक कर भी ना हो पाता था। अब सुव्यवस्था तो नहीं थी तो वार्षिक कर का भी वसूल नहीं हो पाता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था। किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी, किसी के कानों कोई फर्क ही नहीं पड़ता था किसी को। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती थी। कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा जी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोन्मल्य शांत हो जाता था। प्रातः काल दोनों मित्र दीवाने खाने में पहुंच जाते। लड़ाई दंगा हो जाता, खेल में ऐसा होता आमतौर पर, थोड़ी बहुत बाजियों पे लड़ाई दंगा हो जाता, तो दोनों लोग अपने घर भी चले जाते, रूठ भी जाते, लेकिन रात में सारा मैटर सॉल्व हो जाता था। सुबह वो फिर से दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज के दलदल में गाते खा ही रहे थे, कितने में घोड़े सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। दोनों लोग खेल रहे थे तो एक बादशाही फौज जो था, मतलब बाजिद अली शाह का जो एक फौज का वो अफसर था, वो मीर साहब का नाम पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आ गई, यह तलवी किस लिए हुई है? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए, नौकर से बोलो कह दो घर में नहीं है। मतलब ऐसा था कि अब ये क्या बला आ गई, नहीं तो नौकर को बोल दिया कि घर में नहीं है, बता दो कि मीर साहब जो है वो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं है तो कहाँ है? सवार जो था वो पूछता है घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर, यहाँ मैं नहीं जानता, क्या काम है? वो पूछता है नौकर, मैं तो नहीं जानता, बताओ क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर से मतलब है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं, जागीरदार है कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। सवार बोलता है कि शायद फौज में कुछ सिपाही वगैरह कम पड़े, इसलिए पूछना पड़ रहा है। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार कहता है कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आ जाऊंगा, साथ ही ले जाने का हुक्म है। हुक्म ये है कि इनको साथ ही ले जाया जाए, साथ ही ले जाया जाए। सवार चला गया। मीर साहब तो बात में कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलवी भी ना हो जाए, मतलब कहीं मेरे को भी ना बुलाया जाए। मीर, कम वक़्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो बेमौत मर जाएंगे अगर जाना पड़ेगा। मोर्चे लाइक जहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं वहाँ पर। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं, कल से गोमती पर कहीं वीरान से नक्शे जमे, जहाँ किसी को खबर होगी हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मतलब ऐसा मीर साहब ये खल निकालते हुए बोलते हैं कि अब घर में मिलेंगे ही नहीं, कहीं वीरान नक्शा मतलब सुनसानी जगह पर चलेंगे, वहीं आराम से बैठेंगे, खेलेंगे वोलेंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा, आएंगे और लौट जाएंगे ये लोग। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझ गया, इसके सिवा और कोई तदबीर है भी नहीं, इसके अलावा और कोई काम लोग कर भी नहीं सकते हैं। इधर मीर साहब की बेगमा उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसी गवादियां को तो छुटकियों पर नाचता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चढ़ ली, अब भूल कर भी घर पर नहीं रहेंगे। मतलब ये मीर साहब की पत्नी का जो था वो सारा कुछ प्लान था, कुछ उनका जो संबंध था उसी के हिसाब से ये चीजें हुई थी, उसकी उन्होंने ही बताया था। मतलब दिमाग तो पूरी शतरंज में थी, इधर उधर तो दिमाग लगाते नहीं थे ये दोनों लोग। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी डिब्बी में गिरौली भरते, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब उसाबुज्जौला ने बनवाया था। उसाबुज्जौला ने बनवाया था उस मस्जिद को, तो मतलब चीज़ों ले करके थोड़ी बहुत जो था वो चले जाते थे रास्ते में।
तंबाकू ले लेते थे, चीलम और मदरिया ले लेते थे, सारी चीजें, और मस्जिद में पहुंच जाते, दरी बिछाकर हुकूमत भर का शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया से कोई फिक्र, कोई मतलब ही नहीं रहता। किस्त साह आदि एक दो शब्दों के सिवाय उनके मुंह पर और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता। यदि कोई योगी भी होता तो इतना एकाग्र नहीं होता जितना ये दोनों अपने खेल में एकाग्र रहते थे। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खा लेते। नान बाई मतलब जो रसोइये होते, जो खाना वगैरह बनाते, उनकी दुकान में जाकर के खा लेते और एक चीलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में, फिर शतरंज के क्षेत्र में जुट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल नहीं रहता, इतना अपने गेम में लीन रहते थे। इधर की राजनीतिक दशा बहुत भयंकर हो गई थी। कंपनी की फौज लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, यानी गांवों में भाग रहे थे। कंपनी यानी कि अंग्रेजों की कंपनी जो थी, वो फौज जो थी, वो लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसको जरा भी फिक्र नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। वो घर में आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाह मुजालिस की निगाह न पड़ जाए तो बेकार में पकड़ जाएंगे। हजारों रुपए सालाना की जागीरी मुफ्त ही हाजमा करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा जी की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। उस टाइम थोड़ा मीर साहब जो थे, मिर्जा साहब की बाजी कमजोर थी, मीर जी जो थे उनको किस्त पर किस्त दिए जा रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। कंपनी के सैनिक यानी अंग्रेजों कंपनी के सैनिक आ रहे थे। वह गोरों की फौज थी तो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ ही रही थी, लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रहे थे। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा ने दीजिए किस्त बचवाइए, यह किस्त मीर जरा देखिए, चाहिए यहीं आड़े में खड़े हो जाएं। मिर्जा देख लीजिए, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर तोफ खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान है। लाल बंदरों के मुंह से सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मतलब तोप खाना भी उन्होंने, मतलब जो तोप बंदूक को वो भी लिया हुआ है। 5,000 लोग होंगे, कैसे कैसे जवान है। लाल एकदम गोरे गोरे रहते हैं ना, तो सूरत देखकर ही खौफ होता है। मिर्जा, जनाब हिले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा। यह कस्त मिर्जा जी अपने गेम में ही लगे हुए थे। मेरा भी अजीब आदमी है, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको अपनी किस्त की ही सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिरा गया है, तो घर कैसे चलेंगे मिर्जा। जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। यह किस्त बस अब की साह में मात है। यह कहते मतलब मिर्जा एकदम गेम में लीन थे। फौज निकल गई, 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा, आज खाने की कैसे ठहरेगी मिर्जा। अजी, आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में ना जाएं। क्या ही हो रहा है, शहर में ना जाने क्या हो रहा है मीर। शहर में कुछ हो ना हो रहा हो, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी सोग में होंगे। दोनों सज्जर फिर खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। उस टाइम तो मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी, मीर जी कमजोर थे। इस टाइम पे मिर्जा जी। 4 का गजर बज ही रहा था। फौज की वापसी आहट, मतलब फौज वापस लौट रही थी। नवाब वाजिद अली शाह को पकड़ करके, जो इस टाइम पर कौन थे, नवाब थे, तख्त पर बैठे हुए थे, जो राजा थे, जिसको अपनी लैंग्वेज में बोला जाता था राजा है। नवाब वजीद अली को पकड़ लेगा और सेना उन्हें अज्ञात किसी स्थान में ले जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मार काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे नहीं हुई, क्योंकि राजा एकदम से वही था। राजा भी इसी तरह थे। वाजिद अली शाह जो थे ऐसे ही थे, उनसे कोई मतलब ही नहीं था अपने शासन, अपनी प्रजा से। वो तो बस मस्त रहते थे अपनी शानो शौकत में, इसलिए इतना शांति से इनका हुआ कि ना खून बहा ना कुछ हुआ। यह वह अहिंसा ना थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते। यह वह कायरपना था। यह अहिंसा नहीं थी कि वो लोग खड़े होते, कायरपना था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ देश की नींद में मस्त था। और लखनऊ नवाब जा रहे थे, लेकिन लखनऊ देश अपनी शानो शौकत में मस्त था। यह राजनीतिक अंधपतन की चरम सीमा में था। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए सर। उनको फिर भी कोई मतलब नहीं था इन लोगों को। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारा नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहा होगा। रोए ही चाहिए, एस वह कहाँ नसीब होगा। यह किस्त मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं होते। कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है, यह तो है। लो फिर किस्त, बस अब
अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हो, इतना बड़ा हादसा देखकर आपको दुख नहीं होता? हाय गरीब वाजिद अली साहब, मतलब दोनों ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे। मीर पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब को मातम कीजिएगा। वो भी शतरंज की ही बात कर रहे थे। अपने बादशाह को तो बचा लीजिए, फिर नवाब साहब को देखते रहिएगा। यह किस्त और यह मात, हाथ लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई, कोई मतलब नहीं था। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी, फिर से खेलने लगी। हार की चोट बुरी हुई होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक और मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लिप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए आधीर हो गए थे। मतलब दोनों में एकदम कस्मा कसमी चलने लग गई थी। शाम हो गई, खंडहर में चमगादड़ चीखना होगा। अब शाम हो गई तो खंडहर था तो चमगादड़ चीखना भी शुरू कर दिए। अब हवेली आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। दो खून के प्यासे सुरमा यानी कि दो सैनिक जो होते, दो कोई भी राजा हैं, खून के प्यासे एक दूसरे को तो लड़ रहे थे आपस में, वैसा ही था एकदम माहौल। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे, चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना था, मिर्जा जी हार रहे थे। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभाल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेड़प आ जाती थी कि जिससे बाजी खराब ही हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र हो जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लाते थे, मानो कोई गुप्तधन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुनकर झुझलाते हुए और हार की झेप को निपटाने के लिए उनकी दाग देते थे, पर ज्यों की त्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुझलाने लगे, जनाब आप चाल बदलना ना कीजिए। यह क्या है कि एक चाल चले फिर उसे बदल दें, तो कुछ चलना हो तो मतलब लड़ाई हो गई थी, एकदम हारने लगे तो एकदम खिसियाई लगने लगी नहीं थी। यह आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरों को छोड़ दीजिए जब तक आपको चाल ना सूझे। मोहरा जूझिए ही नहीं, आप एक साथ आधे घंटे से चल रहे हैं, इसकी सनद नहीं जिससे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा समय आपकी मात समझी जाए। फिर अपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं देख लीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी मिर्जा, आप चाल चूक चुके थे, मोहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में। मीर, उस घर में मैं क्यों रखूं, मैंने हाथ में मोहरा छोड़ा ही कब था मिर्जा। मोहर आप कयामत तक ना छोड़े तो क्या चाल ही मानी जाएगी? फर्जी पीटते देखा तो धधली करने लगे। मीर, धधली आप करते हैं, हर चीज तकदीर से होता है, धधली करने से नहीं होता मिर्जा, तो इस बाजी में आपकी मात हो जाएगी। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी मिर्जा? तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां उसे रखा था। मीर, वहां क्यों रखूं, नहीं रखता। मीर, क्यों नहीं रखेंगे, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी, दोनों अपने अपने टेक पर अड़े थे। ना यह दबाव था, वह अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली है? मिर्जा जी अब खानदान पे जाने लगी, किसी ने तेरे शतरंज खेली है? तब तो इसके कायदे जानता हो, तो वो तो हमेशा घास छीला करते थे, शतरंज क्या खेलेंगे? मतलब ऐसे परिवार की वो अप्रासंगिक बातें करने को कहते हैं। वो तो हमेशा घास छालते थे, तो क्या जानेंगे शतरंज के रेस आयस, और ये ऐसी ही चीज है। जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता, मतलब जागीर मिल जाने से कोई रईस यानी कि अमीर नहीं हो जाता है। मीर, क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे? अब्बा जान यानी कि पापा। यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे थे मिर्जा। अरे जाइए जी, गजीउद्दीन हैदर ने यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजार दिया, रसिया बनने रईस बनने चले। मतलब बताते हैं कि आप बावर्ची का काम करते थे, मियाँ जी को बोलते हुए। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है मीर। क्यों, आपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरख्वाह पर खाना खाते चले आए मिर्जा। अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें ना कर। मेरी जबान संभाल कर, वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यह तो किसी आंखें दिखाई नहीं ना, आंखें निकालने खास है मिर्जा। आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो ही जाए, इधर या उधर। मीर, तो यह तुमसे दबने वाला कौन? तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्त ने अपने कमर से तलवार निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेश कब्ज कटार व्यवहार रखते ही थे। दोनों विलासी थे पर कायर ना थे। उनमें राजनीतिक भाव का अंधपतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, वह व्यक्तिगत वीरता का अभाव ना तो दोनों जख्म खाकर गिर गए और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मतलब अपने खेल खेल में ही उन्होंने जान तक दे दी, इतना खेल में व्यतीत हो गए। एक दूसरे की अभद्र शब्द बोलने लगे, एक दूसरे की हिंसा करने लगे और
तलवार निकाल करके काट कूट करके हो गए, तड़प तड़प करके मर गए दोनों ने। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं निकला, उन्होंने शतरंज की विजय रक्षा प्राण दे दिया। मतलब बादशाह जा रहा है तो उनकी एक बूंद आंसू नहीं निकला, शतरंज के खेल में व्यतीत थे, परंतु उन्होंने शतरंज के खेल में ही एक दूसरे की जान ले ली। अंधेरा हो चला, बाजी बिछी हुई थी, दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए, मानो इन वीरों की मृत्यु प्राप्त हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटे हुए मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धुरसती मीनारों और तलाशों को देखती सिर पर धुनती थी। तो ऑलमोस्ट कहानी से सीखने को यही मिलता है कि अपन को कभी कायरता नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें हैं शानो शौकत में कभी डूबे नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपने काम में पर लगाना चाहिए। भले हम लोगों को रईस बना हुआ है, मिली हुई है चीज़ें, पर उस पर वो नहीं करना चाहिए, हमेशा काम करना चाहिए। काफ़ी बड़ी कहानी थी और काफ़ी अच्छी भी थी। अगर आपको समझ आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। और इसका एमसीक्यू जो पार्ट है इसके बाद आ ही जाएगा, तो उसमें आप डिस्कस करिएगा और जो भी सही आंसर होंगे आप उसको बताइएगा, पर इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यू पार्ट देखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।